आया था कि अगर मैं 1947 में तुमको आजादी दूंगा तो मैं तुम्हें डोमिनियन स्टेट बनाऊंगा, यानी यहां का जो हेड ऑफ द स्टेट है ना बच्चों, वो गवर्नर या वाइस रॉय ऐसा रहेगा, वो प्रेसिडेंट नहीं रहेगा। यानी क्या, यानी जो भी आपके मिनिस्टर्स चुनकर आएंगे वो रिपोर्ट किसको करेंगे, वो रिपोर्ट गवर्नर को करेंगे, वो वाइस रॉय को रिपोर्टिंग करेंगे। तो ये वाइस रॉय और गवर्नर जनरल कौन है? ये वाइस रॉय और गवर्नर जनरल दे वेर अपॉइंटेड डायरेक्टली बाय द क्वीन ऑफ इंग्लैंड। इंग्लैंड को रिपोर्टिंग करते थे। क्या हमें पूर्ण स्वराज्य मिला था? नहीं मिला था, क्योंकि हम डोमिनियन स्टेट थे। हमारा 1947 तक वाइस रॉय और गवर्नर जनरल माउंटबेटन थे। 1947 से 1948 तक जब इंडिपेंडेंस एक्ट 1935 को एबॉलिश किया गया, तब उनको वाइस रॉय नहीं कहा गया, लेकिन तब भी 1948 तक उनको यानी माउंटबेटन को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा गया। समझिए। और 1948 में जब 1935 का एक्ट खत्म किया, एबॉलिश किया, तब कहीं जाके श्री राजगोपालाचारी उनको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंट किया गया। तो राष्ट्रपति बना दिया क्या उनको? नहीं बनाया। तो क्या बनाया? तो भी वो गवर्नर जनरल ही थे। यानी कौन थे? तो यानी वो भी किसको रिपोर्ट करते थे? वो इंग्लैंड की महारानी की जो सत्ता है उस सत्ता को रिपोर्ट करते थे। यानी तब भी हम पूर्णतः स्वतंत्र नहीं हुए थे। अंग्रेजों का क्लॉज ये था कि जब तक भारत का संविधान नहीं बन जाता, by the moment you write down the Constitution of India and implement it, by that time we will not give you full independence। और 13 अलग अलग कमेटियां बनी। 1946 में कमेटियां बनी, अलग अलग कमेटियां, और ये 13 अलग अलग कमिटीज, ये सब बैठ के, ये सारी कमिटीज बैठ के, ये सारी कमिटीज बैठ के इस बात पे विचार करते लगे कि इस भारत को कैसे चलाया जाए, इस भारत का संविधान क्या होगा, इस भारत में कौन कौन से रूल्स लगेंगे, हमारी रीति नीति पद्धति भारत को चलाने की क्या होगी। और उसके बाद में परम पूज्य बाबा साहेब अम्बेडकर जी को इन 13 कमिटी से कोऑर्डिनेट करने का काम दिया गया, यानी ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष उन्हें बनाया गया। लेकिन उस संविधान समिति के अध्यक्ष राजेंद्र बाबू, राजेंद्र प्रसाद उस समय, और एक रॉय साहब थे, पीएन रॉय, वे सलाहकार थे इस कमेटी के, और उन्होंने सलाह दी। वो 13 कमेटियों ने काम किया। उन्होंने सारे विश्व के अलग अलग जो उस समय के संविधान थे, कॉन्स्टिट्यूशन थे, उनका अभ्यास किया। और ऐसे म्यांमार जो कि एक छोटा सा देश है, उस देश के संविधान का भी अभ्यास किया। और इतने देशों के संविधान का अभ्यास करके एक कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया। तो कब किया? वो जनवरी 1950 में किया क्या? नहीं, वो नवंबर 1949 में किया, और बोल दिया कि ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ये भारत का संविधान है। तो फिर हम 1950 यानी 26 जनवरी 1950 को ही क्यों हम ये संविधान दिवस मनाते हैं? उसका कारण मित्रों ये है कि हमारे महापुरुषों ने 26 जनवरी 1930 में एक नदी के तट पर ये शपथ ली थी कि हम अंग्रेजों के डोमिनियन स्टेट वाले स्वतंत्रता को स्वीकार नहीं करेंगे, हमको पूर्ण स्वराज्य चाहिए। और उस दिन की याद में नवंबर 49 में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो गया था, हम 2 महीने और रुके। हमने बोला 26 जनवरी 1950 को 30 वर्ष
उस दिन के हो जाएंगे जब हमारे महापुरुषों ने पूर्ण स्वराज्य का नारा दिया था। और इसलिए हमने 26 जनवरी 1950 को अपने स्वतंत्र भारत में कॉन्स्टिट्यूशन को इंप्लीमेंट किया। तो संविधानिक दिवस, संविधान दिवस जो है वो आता है नवंबर 1949 को, और गणतंत्र दिवस, प्रजासत्ताक दिवस जब संविधान इंप्लीमेंट हो गया वो आता है 26 जनवरी 1950 को। इसलिए 26 जनवरी 1950, इसलिए ये दिनांक हमें अपने ध्यान में रखना चाहिए। तो क्या महत्व है इस दिनांक का? व्हाई, इस शब्द का, इस क्वेश्चन का आंसर मैंने बताया व्हाट। ये जो क्वेश्चन है कि व्हाट इज रिपब्लिक डे, तो इस दिन हमको मालूम है कि जो 1947 और 1935 में जो ब्रिटिशर्स का एक्ट था उसको अबॉलिश कर दिया और हमको मूलभूत अधिकार, मूलभूत सिद्धांत, हम हमारा राष्ट्र कैसे चलाएंगे उसको चलाने का अधिकार हमको मिला। हमको हमारा संविधान हमारे हाथ में मिला। इसलिए इस दिन का बहुत ज्यादा अनन्य साधारण महत्व है। और ये सारी बातें मैंने आपको बताई। व्हाई रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड, व्हाट इज द रीजन फॉर सेलिब्रेशन ऑफ रिपब्लिक डे, ये मैंने आपको बातें बताई। आपको बड़े बड़े नारे, बड़े बड़ी बातें, या हमारा देशभक्ति ये, हमारा देशभक्ति वो, ऐसा बताने वाले बहुत सारे लोग मिलेंगे, लेकिन जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो मैंने आपके सामने रखे। और जब हमारा देश पूर्णतः स्वतंत्र हुआ, हमारे हाथ में संविधान आ गया, वो संविधान तो 1950 में हमारे हाथ में आया। तो 1950 के बाद हमने प्रगति करना शुरू की क्या? तो ये भी एक फॉल्स नैरेटिव, फॉल्स विमर्श हमारे देश में हमको बताया जाता है कि 1947, 1950 के बाद हमारे देश ने प्रगति करना शुरू की और प्रोग्रेस करना शुरू किया। तो क्या है असली नैरेटिव? क्या है असली नैरेटिव? नहीं, असली बात क्या है? असली फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या है? तो असली फैक्ट्स एंड फिगर्स मेरे मित्रों ये है कि ये जो देश है, इस देश में स्वराज्य और सुराज्य, ये जो संकल्पना है ये भगवान श्री राम ने अपने राम राज्य में स्थापित कर दी थी। अपने राम राज्य से हमको बताया कि इस राष्ट्र को कैसे चलाया जाएगा। इसलिए उस राजा राम को हम भगवान श्री राम ऐसा कहते हैं। और हमको ये भी मालूम होना चाहिए कि कुछ ग्रीक और रोमन लोग कहते हैं कि पाई और मैथमेटिक्स हमने दिया है, लेकिन 800 CE, 800 CE, when the Christ was born, 800 years prior to that, बोधायन नाम के अपने एक मैथमेटिशियन, और उन्होंने पाई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए वो अप्रोक्सीमेट हमको बता दिया था। और आगे आर्यभट्ट ने उसमें सुधारना करके डेसिमल प्लेसेस तक पाई की वैल्यू कितनी करेक्ट होगी, 3.144, जो भी वो पूरा डेसिमल प्लेसेस तक आर्यभट्ट ने हमको 700 वर्ष ईसा पूर्व बता दिया था। पाई और इसकी सबकी वैल्यू ग्रीक और रोमन्स को भी बाद में लेकर आए। हमारे गुजरात के सौराष्ट्र में एक सबसे बड़ा डैम जो कि पत्थरों को एक दूसरे के ऊपर और उसके अंदर चूना और ये सारी मिट्टी भर के बनाया गया था, ये कई सैकड़ों वर्ष पूर्व ईसा के भी जन्म के पहले द फर्स्ट डैम ऑफ द वर्ल्ड अपने भारत में सौराष्ट्र में बना है। उसके आगे जाकर मैं बताता हूं कि 1869 1869 तक इस पूरे विश्व में सबसे ज्यादा डायमंड्स अगर कोई देश भेजता था मेरे भाइयों और बहनों, तो वो भारत देश था, जो 1869 तक संपूर्ण विश्व में सबसे ज्यादा डायमंड्स भेजने का काम करता था। हमको मालूम है कि हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, और यार राष्ट्रमधनं सोन्याचं धूर निघायचा असं म्हणायचं। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यह है कि वी वेर सेल्फ रिलायंट। लेकिन जैसे जैसे हमारी सेल्फ रिलायंस कम होती गई, हम अंग्रेजों के, मुगलों के अनेक सत्ताओं के हाथों में गुलाम बनते गए। उन्होंने यहाँ पर इस मुल्क में, इस राष्ट्र में आकर हमको नोचा, फसोटा, लूटा। लेकिन क्या हम वहां पर रुक गए?
हमारे अलग अलग कालखंडों में अलग अलग राजाओं ने अलग अलग प्रकार से अलग अलग संप्रदायों ने इस देश में इन परकीय आक्रांताओं का मुकाबला किया है, इनका आक्रमणों का सामना किया है। इसलिए इतने वर्षों के बाद भी 80% हिंदू बचे हैं। कि वो मुगलों का आक्रमण हो, वो ब्रिटिशरों का आक्रमण हो, अगर वैसा नहीं होता तो हम इतने नहीं बचते। क्योंकि जो हमारी सामाजिक हमारा जो ताना बाना है, तो सामाजिक ताने बाने को बुनने का कार्य और जो सारा आक्रमण है वो नॉर्थ से हो रहा है, यानी आज का मुल्क पंजाब से हो रहा है। और मेरे सिख भाई वो कंधे से कंधा मिलाकर वो सारे नॉर्थ के आक्रमणों को झेलने के लिए अपनी छाती खोल कर खड़े थे। फिर उसमें गुरु गोविंद सिंह जी हो, फिर उसमें दशमेश पिताजी हो, फिर गुरु तेग बहादुर सिंह जी हो, या उनके 4 साहबजादे हो। जनवरी या 14 नवंबर हमारा चिल्ड्रंस डे नहीं है मेरे भाइयों, 26 दिसंबर हमारा चिल्ड्रंस डे है। इसका हमें ध्यान रखना और उन 4 साहिबजादों की शहीदी को याद करना। ये सब बताते हुए मुझे अत्यंत गर्व होता है कि मैं इस भारत माता का सुपुत्र हूँ। मेरा जन्म इस भारत भूमि पर हुआ है। कि वो भारत भूमि है जहाँ पर पैदा होने के लिए भगवान भी सालों साल सदियों तक इंतजार करते हैं। ये वो भारत भूमि है जिसपे मेरा जन्म हुआ है। और इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमें आध्यात्मिक तरह से, सामाजिक प्रकार से और वैज्ञानिक प्रकार से परम वैभवता को प्राप्त करना होगा। आज के दिनांक में रील्स देखना और रील्स बनाना अगर देशभक्ति की भावना को प्रकट करने का माध्यम है, तो एक कदम आगे जाकर मैं आपको कहना चाहूंगा कि हम भी अच्छी रील्स क्यों ना बनाएं। हम भी सोशल मीडिया में अच्छी रील्स, अच्छे डायलॉग, अच्छी आइडियोलॉजीज हमारी क्यों ना परोसें। आज की जनजी को मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि हमारे संविधान में सिर्फ अधिकार नहीं है मित्रों, यानी संविधान ने हमें अधिकार दिया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ ड्यूटीज भी बताई है। यानी अगर हम अपनी माँ से, भारत माँ से लेने के हकदार हैं तो हमें देना भी है। हमारे मूलभूत ड्यूटीज भी हैं जो कि 11 हैं, और वो ड्यूटीज में पर्यावरण का संरक्षण भी है। उस ड्यूटीज में हमारे जो महापुरुष हैं उनके विचार हैं, स्वतंत्रता के लिए किस प्रकार से वो लड़े हैं। फिर उसमें झांसी की रानी हो, लोकमान्य तिलक हो, या उसमें हमारे अनेक महापुरुष हैं जिन्होंने अपना बलिदान दिया है। ऐसे विचारों को, संस्कारों को न भूलना, ये भी हमारी ड्यूटी है जो संविधान ने लिखा है। ऐसी हमारी ड्यूटीज को हम ना भूलें। अपने संविधान को अपना मूलभूत सिद्धांत माने, ऐसा कहकर मैं अपने 2 शब्द इन लाइनों से समाप्त करता हूं कि तेरा हिमालय आकाश छू ले। हे भारत माता, तेरा हिमालय आकाश छू ले, बहती रहे हमेशा तेरी गंगा। तेरा हिमालय आकाश छू ले, बहती रहे सदा ये तेरी गंगा। ऊंचा हो, इतना बुलंद हो, तारों को छू ले तेरा तिरंगा, तारों को छू ले तेरा तिरंगा। बोलो बोलो मेरे साथ एक बार, और जोर से बोलना है, भारत माता की जय। धन्यवाद अंकुर जी, बहुत ही